स्टूडेंट्स, उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आबंध का नेचर समझाने का सबसे पहले उप सहसंयोजन यौगिकों में जो बॉन्ड की नेचर है, प्रकृति है, उसका सर्वप्रथम वर्णन ने किया था। वर्णन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन किया था, सर्वप्रथम वर्णन ने किया था। परंतु यह सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वर्नर नाम के एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उप सहसंयोजन यौगिकों में बॉन्ड के नेचर को समझाया था, लेकिन तब भी वर्नर का जो सिद्धांत है, जो प्राइमरी संयोजकता और सेकेंडरी संयोजकता बैलेंसी वाला, वो निम्न प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो वर्नर सिद्धांत जो है वो निम्न प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। कौन कौन से प्रश्न? कि कुछ ही तत्व क्यों उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, हर तत्व उप सहसंयोजन यौगिक क्यों नहीं बनाता। तो पहला प्रश्न है, क्यों कुछ ही तत्वों में उप सहसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण पाया जाता है। इस प्रश्न का स्पष्टीकरण वर्नर का सिद्धांत नहीं दे पाया। दूसरा प्रश्न क्वेश्चन था कि उप सहसंयोजन यौगिकों में जो बॉन्ड होते हैं उनमें दिशात्मक गुण पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी वर्नर का सिद्धांत नहीं दे पाया। तीसरा क्वेश्चन था कि क्यों उप सहसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णक गुण पाए जाते हैं, क्यों उप सहसंयोजन यौगिक में चुंबकीय गुण पाया जाता है और क्यों ध्रुवण घूर्णक गुण पाया जाता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वर्नर का सिद्धांत नहीं दे पाया। और हमने आपको उप सहसंयोजन यौगिक में वर्नर सिद्धांत पढ़ाया था, वर्नर का सिद्धांत। इन्होंने ही वर्नर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम उप सहसंयोजन यौगिक में बॉन्ड की प्रकृति को वर्णन किया था, समझाया था। लेकिन वर्नर का जो सिद्धांत है वो इन तीन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो उप सहसंयोजन यौगिक में जो आबंध की प्रकृति है उसको समझने के लिए हमें कुछ और सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। तो उप सहसंयोजन यौगिक में आबंधन की प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए। वर्नर का सिद्धांत तो इन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाया, तो बाद में उप सहसंयोजन यौगिक में आबंध की प्रकृति को समझने के लिए अनेक प्रस्ताव दिए गए। कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए? संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरा दिया गया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीसरा दिया गया लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, F का मतलब फील्ड। आणविक कक्षक सिद्धांत, इसको बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत। तो यहां पर ये 3-4 सिद्धांत दिए गए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन हमें इस लेसन में सिर्फ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिगेंड के प्रभाव के कारण, इस सिद्धांत को समझने के लिए, इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में, लिगेंड के प्रभाव में जो धातु परमाणु होता है वो अपने या तो N-1d ऑर्बिटल, NS ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल, या N-1d, NS और NP ऑर्बिटल, या अथवा NS, NP और ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है। कौन करता है? धातु परमाणु। लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु N-1d, NS, NP ऑर्बिटल का उपयोग संकरण के लिए करता है, अथवा NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए करता है। और संकरण के बाद जिससे विभिन्न ज्यामिति, जैसे कौन कौन सी ज्यामिति? अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सकें। तो संकरण की वजह से अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सकें, जैसे सारणी में दिए गए, अभी सारणी बताते हैं। तो ये जो संकृत कक्षक होते हैं उनमें उनको लिगेंडों के कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। संकृत कक्षक लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। संकृत कक्षक लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। और जो करते क्या है? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए देते हैं। जो अपना लिगेंड कक्षकों साथ, संकृत कक्षक लिगेंड कक्षकों के साथ अपना अतिव्यापन करते हैं। और लिगेंड करता क्या है? जो अपना इलेक्ट्रॉन युगल, लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन युगल आबंधन के लिए, बॉन्ड के लिए इन्हें दान कर देते हैं, जिसे हम निम्न उदाहरण से समझेंगे अभी। तो यहाँ आप टेबल देख लीजिए। सबसे पहले तो यदि समन्वय संख्या 4 हुई तो या तो sp3 संकरण हो सकता है, और यदि उपसह संयोजन संख्या समन्वय संख्या 4 है या तो sp3 संकरण हो सकता है या dsp2 हो सकता है। उपसह संयोजन संख्या 4 होने पर या तो sp3 संकरण हो सकता है या dsp2 संकरण हो सकता है। यदि sp3 संकरण हुआ, ये वाले कक्षक यूज हुए, तो हमारा चतुष्फलकीय संरचना बनेगी, और ये वाले होगा n-1d, क्योंकि देखिए dsp2 तो वर्ग समतलीय होगा। और उपसह संयोजन संख्या यदि 5 हुई तो कौन सा संकरण हो सकता है, sp3d, और आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडियल। और यदि उपसह संयोजन संख्या 6 और 6 है तो 6 में या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3, दोनों में अष्टफलकीय। sp3d2 का मतलब है ये वाला यूज किया, ये वाले कक्षक यूज किए, और d2sp3 का मतलब है d मतलब अंदर वाली ले ली तो n-1d ले ली, तब हमने ये कक्षक उपयोग किए। तो यहां पर इस तरीके से भी हम यहाँ टेबल को लिख भी सकते हैं। यहाँ फिर से मैंने लिखा भी है कि इस सिद्धांत के अनुसार, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु अपने n-1d ns np कक्षक का उपयोग करती है संकरण के लिए, अथवा ns np nd कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामिति हमें मिलती है, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, और ये समकक्ष कक्षक उपलब्ध कराते हैं। फिर यहाँ पर ये संकलित कक्षक क्या करते हैं, उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युगल आबंध के लिए दान करते हैं। उन संकलित कक्षक से लिगेंडों का अतिव्यापन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन युगल आबंध के लिए दान करते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, कि हमने एक कोबाल्ट धातु ले लिया। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। आप बाहु के नियम के अनुसार हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, और कितने होगा गिन लो, 2 2 4 4 और 6 10 2 12 6 18 20 और 27 हो गए पूरे इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो कितने होंगे, 0 0 है नहीं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, कोबाल्ट अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वाला कक्षक, ये वाला कक्षक, ये वाला कक्षक और ये वाला कक्षक संकरण के लिए उपयोग कर सकता है, इनको उपयोग कर सकता है, इनको। तो ये कौन से हुए हमारे, जब इसको कर रहा है, या तो कर सकता है वो ये चारों कर सकता है। इन चारों का उपयोग किसमें कर सकता है, संकरण के लिए। इनको संकरण में यूज कर सकता है, इनको, इन चारों कक्षकों को, इसको संकरण में यूज करता है कोबाल्ट। ठीक है, अगर उसने ये वाले किए, ये वाले, ये, तो ये क्या हुआ, n4 है तो ns हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, ये ns हो गया, और ये भी np, तो ये भी np हो गया, और ये क्या हो गया 4, ये क्या है 3, तो ये n-d हो गया। 4s और 4p, अगर हम 4 को n मान रहे हैं तो 3 क्या हो गया, n-1। तब ये कौन से कक्षक उपयोग कर रहा संकरण में, ये तीनों, तो n-1 वाला d हो गया, और n हो गया, ns हो गया, np हो गया। यदि वो ये वाले उपयोग कर ले, इसको छोड़ के d ये वाला यूज कर ले, तो ये ns np nd, क्यों, देखो 4s 4p 4d, तो ns np nd 4s 4p 4d, n के मान क्या है, समान। तो या तो ये 3 यूज कर सकता है, और या तो वो क्या करे, ये वाला 4d वाला यूज नहीं करे, मतलब nd यूज नहीं करे, nd यूज ना करे, क्या करे, n-1d मतलब 3d वाला, तो ये वाला भी कर सकता है। जब वो अंदर वाली करता है तो आंतरिक संकुल बनते हैं, और जब ये वाला 4d वाला कक्षक यूज करता है संकरण में तो बाह्य कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चारों कक्षक संकरण के लिए उपयोग हो सकते हैं। तो जैसे कि हमें क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हमने, एक कॉम्प्लेक्स लिया, और ये कॉम्प्लेक्स है हमारा अष्टफलकीय संकुल। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय संकुल। तो सबसे पहले तो कोबाल्ट का बना लिया हमने, परमाणु क्रमांक होता है 27, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बना लिया, और हमने इसमें देखा कि NH3 पर तो 0 आवेश होता है, तो संकुल पर कितना आवेश है, +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, +3। ठीक है, तो +3, तो कोबाल्ट का हमें क्या लेना है, +3। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कहां से निकलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा से, तो 4s 0 हो जाएगा, 4s 0, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन निकालने कितने 3, तो यहां भी कितना हो जाएगा, ये 3d7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो ये हो गया 3d6। ठीक है, अब ये 3d6 हो गए, तो ये ग्राउंड स्टेट में तो ये रहेगा हमारा,
ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में तो हम ये बना दें अपना, ये रहेगा, बाहरी कक्षक बना रहे हैं, अंदर की नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा 3d7, ये वाला, ये 3d, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 4s में कितने हैं 2, और 4p क्या है हमारी, खाली है। ये ग्राउंड स्टेट का, ये वाला जो है वो इसका है ग्राउंड स्टेट का, ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पर कितने बचे 3d में 6 बचे, तो 6 बना देते हैं, 1 2, ये दे वही वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, और 4s में क्या है नहीं इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि सबसे पहले NH3 है, तो NH3 लिगेंड की उपस्थिति में, NH3 लिगेंड की उपस्थिति में यहां पर हो जाएगी लिगेंड की पेयरिंग। तो ये वाला क्या करेगा, वो ये वाले कक्षक उपयोग कर रहा है संकरण में, ये वाले, ये D वाला, ये वाला D, और ये S और ये P, ये हमारा क्या है, ये तो है हमारा 3D, ये हमारी 3D है, ये 4s है और 4p है। हमने आपको पहले ही बोला था कि या तो वो ये 3d भी यूज कर सकता है और 4d भी। तो यहां पर क्या कर रहा है, NH3 लिगेंड की उपस्थिति में जब संकरण होगा तो ये वाला D, 3d वाला D, और ये S और ये P, ये उपयोग कर रहा है संकरण में। तो क्या क्या ले रहा है ये DsP3। तो यहां पर कौन सा संकरण ले रहा है, एक D एक S और P के तीनों, तो DsP3 संकरण हो रहा है। तो होगा क्या कि NH3 के लिगेंड की उपस्थिति में ये जो होगा, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगा, मतलब ये 1 2 3 4 5, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां। ये इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां, क्योंकि इस कक्षक ने क्या कर लिया, संकरण में भाग ले लिया DsP3 में। अब NH3 क्या करेगा, लिगेंड है तो लोन पेयर देगा, तो कहां कहां लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा अपना यहां पर। ये किसके द्वारा दिए गए लोन पेयर है, ब्लैक पेन से, ये लोन पेयर एक NH3 ने दिए, ये दूसरे NH3 ने, ये तीसरे NH3 ने, ये चौथे NH3 ने, और ये 5वें NH3 में। नहीं, दोनों की पेयरिंग हुई है बेटा, यहां से हुई है पेयरिंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, अकेला एक नहीं हुआ, ये भी तो छोड़ दिया मैंने। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो यहां पर भी क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। तो संकरण में किसने भाग लिया, इसने भी लिया साथ में, तो ये हुआ हमारा D2sp3 संकरण। तो यहां पर भी ये क्या है हमारा, ये यहां पर भी लिगेंड देगा लोन पेयर, ये NH3, ये दूसरे NH3 ने, ये तीसरे NH3 ने, ये चौथे NH3 ने, ये 5वें NH3 ने। तो या तो हम NH3 लिख दें या लोन पेयर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने NH3 लिख दे रहा है अभी हम समझने के लिए। तो NH3 का मतलब क्या है कि NH3 ने लोन पेयर दिए। तो 1 2 3 4 5, संकरण में किसने भाग लिया, D2, 2 D ने, 2 D ऑर्बिटल ने, 1 S ऑर्बिटल ने, 3 P ऑर्बिटल ने, तो D2sp3 संकरण। अब आप यहां पर देखिए, कोई भी हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। तो हमको यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि अब NH3 आ गया, कोबाल्ट से जुड़ गया, तो यहां पर जो संकुल का निर्माण हुआ तो उसमें कौन सी कक्षक यूज हुई, 3D वाली, 3D मतलब N-1D वाली, क्योंकि ये NS हो गई, ये NP हो गई, N का मतलब 4 है, तो N-1 का मतलब कितना हुआ, 3। तो जब संकुल के निर्माण में अंदर वाली आंतरिक D कक्षक यूज हो, आंतरिक D कक्षक मतलब 3D मतलब 4-1D मतलब N-1D, जब अंदर वाली कक्षक उपयोग होगी संकर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम आंतरिक कक्षक कहते हैं। कैसा संकुल कहते हैं, कैसा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आंतरिक कक्षक। और इसको हम निम्न प्रचक्रण संकुल भी कहते हैं। देखो, अंदर वाली D कक्षक यूज हो रही है संकुल के निर्माण में, इसलिए हम इसका संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। इसका दूसरा नाम है निम्न प्रचक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक और नाम है प्रचक्रण युग्मित संकुल, युग्मित मतलब सब पीरियड में है, स्पिन देखो सारे पीरियड में है। और जब बाहर वाली कक्षक होगी उपयोग, तो हम इसको बाह्य कक्षक
संकुल कहेंगे। तो अभी तो ये वाले जो संकुल है, संकुल में कौन सी डी ऑर्बिटल यूज हुई, अंदर वाली डी ऑर्बिटल, इसलिए हम इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं।